लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन चल रहा था रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स, फ्यू एग्जांपल्स। इस एग्जांपल का डिस्कशन चल रहा था कि रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स टू इंश्योर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द कंज्यूमर। मैंने आपको जब रेगुलर लेक्चर कंडक्ट किए थे तब बताया था कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन में आना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में। ओके, और ये यहाँ पे फिट भी नहीं होता है। जैसे कि आपको अगर याद हो, हम एलोकेशन फंक्शन में क्या देखते हैं? मार्केट फेलियर हुआ है, मार्केट फेलियर हुआ है तो उसको करेक्शन करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज करेगा वो एलोकेशन फंक्शन का पार्ट रहेंगे। ओके, तो ये रेगुलेशन वगैरह करना ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आता ही नहीं है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में क्या देखते हो? तो टैक्सेशन जो भी है प्रोग्रेसिव रेट से किया जा रहा है, मतलब रिच पीपल, रिच हाउस होल्ड से इनकम कलेक्ट करके किसको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है? पुअर हाउस होल्ड को। मतलब देयर शुड बी इक्वालिटी। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स नहीं आएगा। कहाँ पे जाएगा? एलोकेशन फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ये वाला जो भी एग्जांपल है एलोकेशन फंक्शन का है। देन आफ्टर स्पेशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड रीजन्स, ये सही है, ये यहाँ पे ही आएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, क्योंकि आप इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ मेंटेन करने के लिए ऐसे कुछ स्कीम्स दे रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये दो फंक्शन तो हमने देख लिया था, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि इफिशिएंसी अचीव करने जाओ तो इक्विटी नहीं मिलेगा, और इक्विटी अचीव करने जाओ तो इफिशिएंसी। कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली है क्या? कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली है क्या बोले तो मैं बोलूं, अगर अगर आप क्या बोल रहे हो, इक्विटी मेंटेन करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स रेट रखोगे, मतलब हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन रिच, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इट विल एक्ट एज एन डिसइंसेंटिव टू द एंटरप्रेन्योरशिप, कि हम ज्यादा काम ही नहीं करेंगे, ज्यादा सेविंग ही नहीं करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, रिस्क भी नहीं लेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होने वाला है? आपके अगर इनकम ज्यादा है तो उस पर ज्यादा टैक्सेस लग के वो गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। सो इक्विटी अगर आप अचीव करने जाओ तो इफिशियंसी में प्रॉब्लम आएगा। सो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इफिशियंसी एंड इक्विटी। ओके, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स जो भी ट्राई करेंगे, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी में जो भी किया जा रहा है, वहां पे ट्राई करना है कि देयर इज मिनिमल मिनिमल इफिशिएंसी कॉस्ट बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इक्विटी, बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इक्विटी एंड इफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी आपका इफिशिएंसी कॉस्ट रहेगा, यहाँ पे इसको और एक नाम यूज हुआ है, डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस मतलब इक्विटी अचीव करने के लिए जो भी इफिशिएंसी लूज हुई, दैट इज इफिशिएंसी कॉस्ट और डेड वेट लॉसेस, उसका बैलेंस अच्छे से होना चाहिए। और एक हमने डिस्कशन किया है, किसी यूनिट में डिस्कशन आया था कि सोसाइटी के लिए डिजायरेबल क्या रहेगा? इफिशियंसी से ज्यादा इक्विटी। ओके, सोसाइटी के लिए इफिशियंसी से ज्यादा इक्विटी डिजायरेबल रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ थर्ड फंक्शन इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में हम कब बोलेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव हो गई? पहले तो आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है फुल कैपेसिटी, मतलब जितना आउटपुट रेडी किया है ना, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव हो गई है, और जितना स्पेंडिंग है उतना टोटल आउटपुट। मतलब मैं बोलने जाऊँ तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, मतलब जितना डिमांड है प्रोडक्ट के लिए, जितना लोग स्पेंड करने के लिए रेडी है, कंप्लीट आउटपुट उतना रेडी है, सप्लाई भी उतना ही है, और लेबर रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है। इन्फ्लेशन इज लो एंड स्टेबल। माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आई है बोलोगे? पहले तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। सेकेंड वन इज आप जितना स्पेंडिंग है उतना आउटपुट आपके पास अवेलेबल है, लेबर रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, इन्फ्लेशन इज लो एंड स्टेबल। हमने चैप्टर 6 यूनिट 2 में केनेशियन की थ्योरी देखी थी। केनेशियन का जो प्रपोजिशन था, क्या था उनका? दैट इज रैशनल फॉर स्टेबलाइजेशन फंक्शन। उनका कहना था कि मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है ना, ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगी, प्राइस स्टेबिलिटी जनरेट नहीं करेगी। सो गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा डेलिबरेट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज के थ्रू। ओके, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। किसका कहना है? केन्स। ओके, जॉन मेनार्ड केन्स का कहना है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन मैंडेटरी है फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस स्टेबिलिटी अचीव करना है तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में।
नाउ अभी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का रेफरेंस आया है, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब ही मैं बोलूंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये क्या क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट के हाथ में है फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई के हाथ में क्या है, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, मॉनिटरी पॉलिसी। अब मॉनिटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी क्या है समझ लेते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। जब भी मॉनिटरी पॉलिसी वर्ड आ जाए समझ जाना मनी सप्लाई की बात चल रही है या फिर इंटरेस्ट रेट का डिस्कशन चल रहा है। और जब भी फिस्कल पॉलिसी का डिस्कशन चल रहा है समझ जाना पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन डिसीजंस की बात चल रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सेट करेगा, तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के पास है। ओके, देन एक पॉइंट आया है एक डिस्कशन के लिए, स्टैगफ्लेशन नाम का कॉन्सेप्ट। स्टैगफ्लेशन नाम का कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है, स्टैगफ्लेशन, जहां पे इन्फ्लेशन भी है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी। इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। एज पर माय प्रेडिक्शन स्टैगफ्लेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट करेगी। देन नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस का डिस्कशन है, ये ना बहुत बार आएगा इस यूनिट में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, हमने दो चीजें पढ़ी है, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, क्या पढ़ा था हमने इसमें, इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। इंजेक्शंस मतलब जो मनी फ्लो या फिर मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ाएंगे कहाँ पे, मार्केट में। और लीकेजेस मतलब मनी सप्लाई कम करेंगे मार्केट से। ओके, मनी सप्लाई कम करेंगे मार्केट से। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा, सोचो गवर्नमेंट ने खर्चा किया, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया तो लोगों के हाथ में पैसा आया, दैट इज इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए इंजेक्शन, इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए इंजेक्शन, इट विल इंजेक्ट मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। मुझे बोलो अब बहुत सारा पैसा आ गया, मनी फ्लो आ गया इकोनॉमी में, तो लोगों के पास पैसा रहेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस द डिमांड, इंक्रीजेस द डिमांड। और दूसरी तरफ हमारे टैक्सेस, टैक्सेस की वजह से क्या होगा, आपके हाथ में जो भी इनकम आई पर्सनल इनकम, उसमें से टैक्सेस निकाल लिए जाएंगे, जो बचेगा वो क्या रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम। ओके, सो टैक्सेस की वजह से क्या हो जाएगा, आपका इनकम कम हो रहा है, मतलब मनी फ्लो जो है ना इकोनॉमी में कम हो रहा है, मनी फ्लो कम हो रहा है, तो मैं बोलूंगी इट विल एक्ट एज ए लीकेज। इकोनॉमी से पैसा कम हो रहा है, इकोनॉमी से पैसा कम हो रहा है, और लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम बच जाएगा, रिड्यूसेस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। अगर कम इनकम है तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द इफेक्टिव डिमांड। एकदम लॉजिकल एक क्वेश्चन आता है तो बोनस मार्क्स है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिसेशन में क्या करोगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे। ओके, आपको ना दो टर्म्स में आंसर देना है, दो टर्म्स में आंसर देना है, जो हमें हमने अभी पढ़ा है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, ये दो चीजों के लिए क्या करोगे। रिसेशन वाला केस मतलब मनी फ्लो बहुत कम है मार्केट में, मुझे बोलो मनी फ्लो बहुत कम है मार्केट में, बढ़ाना पड़ेगा ना रिसेशन के लिए, रिसेशन को कवर अप करने के लिए, रिकवर होने के लिए। ओके, तो मनी फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, मनी फ्लो बढ़ाने के लिए आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे, गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर, तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और टैक्सेस को क्या करोगे, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए यू आर गोइंग टू कट डाउन द टैक्सेस, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। इससे क्या होगा, इंक्रीज द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और ये जो बोल रहे हो ना कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दोगे, टैक्सेस को कट डाउन कर दोगे, आप ये ट्राई क्या कर रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जब भी आप मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी करते हो तो उसको बोलोगे एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी कब एडॉप्ट की जाएगी, कब यूज की जाएगी, मुझे बोलो। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब ये क्लैरिटी रखना है कि आप एक्सपांशन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। कब करोगे कोशिश मनी सप्लाई बढ़ाने की, जब कम है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम कब रहेगा, रिसेशन में रहेगा। ओके, तो कब एडॉप्ट करोगे, रिसेशन में एडॉप्ट करोगे, टू रिवाइव फ्रॉम द सिचुएशन। और कैसे करोगे, रिसेशन में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो दो ही चीजें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन। फिस्कल पॉलिसी जब भी डिस्कशन कर रहे हैं तो
हम सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस का ही डिस्कशन करेंगे, फिस्कल पॉलिसी के अंडर वही आता है। ओके, और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्या पढ़ा था, मनी सप्लाई जो भी है, साइज ऑफ मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट आएगा मॉनेटरी पॉलिसी में। हमारा डिस्कशन चल रहा है फिस्कल पॉलिसी पे। ओके, तो आपको क्या करना है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, पैसा बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। दूसरी तरफ टैक्सेस कम करो, टैक्सेस कम करोगे तो लोगों के हाथ में पैसा बना रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगा उनके पास। ओके, ये दो चीजें हो गई। टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन क्या करोगे, अगेन हाई इन्फ्लेशन मतलब मनी फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है इकोनॉमी में, मनी फ्लो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है, उसको कम करना है। ट्राई क्या करोगे, टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तब क्या कौन से टाइप की फिस्कल पॉलिसी यूज करोगे, कॉन्ट्रैक्शनरी। इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन है मतलब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो यू आर गोइंग टू यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। दो चीजें हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। मुझे मनी सप्लाई कम करना है, मैंने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए, कट डाउन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेज द टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ा दो तो लोगों के पास मनी सप्लाई कम रहेगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जितना करते थे उससे भी कम करो, कट डाउन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रेम हो सकते हैं, और इतना लॉजिकल है ना कि चांस ही नहीं है गलत होने का आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट मतलब, डेफिसिट बजट कब रहेगा, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसीट से। ओके, गवर्नमेंट के रिसीट से एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या बोलोगे, डेफिसिट। और सरप्लस कब बोलोगे, सरप्लस कब बोलोगे, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम है और रिसीट्स ज्यादा है, और रिसीट ज्यादा है तो सरप्लस बोलोगे, पैसा बच जाएगा ना गवर्नमेंट के पास। ओके, सो सरप्लस बजट बोलोगे। अब यहाँ पे डिस्कशन कितना है, इतना ही आएगा, आया है कि डेफिसिट बजट अगर है मतलब पैसे कम है खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के पास, तो इट इज गोइंग टू स्टिम्युलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज गोइंग टू स्टिम्युलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि पैसे कम है। नाउ नेक्स्ट इज सरप्लस बजट रहेगा तो कैसे लगेगा कि सब अच्छे से चल रहा है इकोनॉमी में, तो स्टिमुलेशन नहीं रहेगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम अच्छे सिचुएशन में है ऐसा फील होगा। सो इट इज गोइंग टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सरप्लस होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, डेफिसिट बजट की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिम्युलेट होगी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। रिएक्शन तो दे सकते हो। ओके, चैट करना तो अलाउ नहीं किया है मैंने। यहाँ तक क्लियर है सबको। तीन फंक्शन देखे हमने। एलोकेशन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन कब यूज होगा, जब मार्केट फेल्यूर वाला सिचुएशन हो, तब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके एलोकेशन फंक्शन यूज करेगा। देन सेकेंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब याद आना चाहिए तुरंत, क्या याद आना चाहिए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज टू द पुअर हाउस होल्ड, तुरंत यही याद आना चाहिए। देन थर्ड वन इज आपका स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में दो चीजें हैं आपके, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज। उसमें स्पेसिफिकली हमने फिस्कल पॉलिसीज का डिस्कशन ज्यादा किया है, फिस्कल पॉलिसीज का डिस्कशन ज्यादा किया है। स्टैगफ्लेशन वाला पॉइंट भूलना नहीं है, स्टैगफ्लेशन वाला पॉइंट। स्टैगफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट साथ में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स गो टू द फिस्कल फेडरलिज्म। अब ये फिस्कल फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है, रिचर्ड मस्ग्रेव, इकोनॉमिस्ट रिचर्ड मस्ग्रेव, इन्होंने दिया है। तो बेसिकली क्या कर रहे हो यहाँ पे, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कर दिए। ओके, क्या किया है, फिस्कल फेडरलिज्म मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली। ओके, कितने हैं इंडिया में स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू अकोमोडेट टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पर एक रहेगा, रीजनल लेवल पर एक रहेगा। नेशनल लेवल पर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट। रीजनल लेवल पर कौन है, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स।
ओके क्लियर है, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट कर दिए, नेशनल और रीजनल। नेशनल दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल दैट इज स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हमने देखा गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्री फंक्शंस आर देयर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्री फंक्शंस आर देयर। फर्स्ट इज एलोकेशन। फर्स्ट इज एलोकेशन फंक्शन। किसको दे दिया एलोकेशन फंक्शन? आप स्टेट लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे कर दो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और जो सेकंड और थर्ड फंक्शन है ना हमारा, सेकंड फंक्शन इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मैं बोलूंगी रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड थर्ड वन इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन। थर्ड वन इज स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये किसको दे दिए ये दो फंक्शन? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, एलोकेशन फंक्शन के लिए कौन सा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो आप बोलोगे स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। अभी प्रॉब्लम क्या है इसके आगे? कभी इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बीच, तो कौन करेगा रिजॉल्व? रिजॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। डिवीजन ऑफ पावर रिलेटेड कुछ इश्यू आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट, अब कुछ आर्टिकल नंबर आए हैं, मैं बोलूंगी जितने याद रह सकते हैं याद रखने। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है? थ्री लिस्ट में इसने स्पेसिफाई कर दिए पावर्स। यूनियन का पावर कहाँ पे रहेगा, स्टेट का पावर कहाँ पे रहेगा, दोनों का कहाँ पे। ओके, तो थ्री लिस्ट आर देयर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे आइटम्स दिए जहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का या फिर मैं बोलूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर सकता है। स्टेट लिस्ट में ऐसे आइटम्स दिए जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही लेजिस्लेट कर सकती है। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे आइटम्स है जहाँ पे दोनों भी लेजिस्लेट करेंगे, यूनियन पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी। और अगर समझो कंकरेंट लिस्ट में दोनों लेजिस्लेट करेंगे ना, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आ गया तो द लॉ पास्ड बाय द सेंट्रल इज गोइंग टू प्रीवेल। सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का जो रहेगा ओपिनियन वही सुना जाएगा, वही प्रीवेल किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, टैक्सेस जो भी लेवी करते हैं सेंटर भी करेगा स्टेट भी करेगा। ओके, और हमको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ग्रेटर रेवेन्यू रेजिंग पावर्स, उनके पास ज्यादा पावर्स है। यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से चीजों पर टैक्स लगाना या फिर टैक्स लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम पे टैक्स लगाएगा, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम मतलब ये जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सेशन है ना, किसके हाथ में दे दिया? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया कि आप लेवी करो उस पर टैक्सेस। अदर इनकम पे सारे हम करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम स्टेट गवर्नमेंट। then customs and export duties, excise duties on certain goods, corporation tax, tax on capital value of assets excluding agriculture land। अगेन एग्रीकल्चर लैंड का इन्होंने कवर अप नहीं किया है। टर्मिनल टैक्सेस, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस अदर देन स्टैम्प ड्यूटी। फिर से रिपीट करूंगी, यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस ऑन income other than agriculture income, custom and export duties, excise duties, corporation tax, taxes on capital value of asset excluding agriculture land, terminal taxes, securities transaction tax, central GST, union excise duty, taxes other than stamp duties। अब state government can levy taxes on पहला तो agriculture income, lands and building, mineral rights, electricity, vehicles, tolls, professions, collect land revenue and impose excise duties। अब excise duties ना दोनों में आया है। कौन से certain goods हमको specify किया है क्या? excise duty on certain items। ओके, तो मैं बोलूंगी थोड़ा साइड में रख दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाला आइटम दोनों में दिख रहा है ना, और स्पेसिफिक कौन से आइटम पे लगाना है वो तो बोला ही नहीं है। ओके, मेजरली मुझे लगता है ये एग्रीकल्चर इनकम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेस कौन लगाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट। सी अनदर थिंग, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स होता है नहीं होता है? हमारे तो कंट्री में टैक्स ही नहीं होता है एग्रीकल्चर। किसको अथॉरिटी है टैक्स लगाने की?
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है कि नहीं ये नहीं पूछा आपको। इवन आपके सिलेबस में है ही नहीं कि टैक्सेस होते हैं कि नहीं होते एग्रीकल्चर इनकम पे। आपके सिलेबस में इतना ही है कि कौन लेवी कर सकता है टैक्सेस एग्रीकल्चर इनकम पे, कौन कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। फिर से रिपीट करती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, लैंड एंड बिल्डिंग, मिनरल राइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स, टोल्स, प्रोफेशंस, कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। एक्साइज ड्यूटी वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है। ओके अब इसके आगे, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, जो भी स्टेट लगाएगा। सी, यूनियन को टैक्स स्टेट नहीं लगा सकता है, स्टेट को यूनियन नहीं। सी बेसिकली ना, ये यूनियन और स्टेट जो भी है ना, गवर्नमेंट के ही दो हिस्से है, तो एक ही ना, है तो एक, तो एक दूसरे पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने थोड़ी देर पहले अभी 3 लिस्ट पढ़े थे ना, कौन से आर्टिकल के अंडर पढ़े थे, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट पढ़े थे, कौन से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देन आर्टिकल 268 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ना याद रखने की कोशिश करना है ज्यादा। आर्टिकल 268 इज सेइंग ऐसे ड्यूटी जो लेविड बाय यूनियन, लेवी किसने किए, यूनियन। कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किसने किए, कलेक्ट और अप्रोप्रिएट किए स्टेट ने। लर्न करेंगे, लर्न करने की कोशिश करना है। 269 में क्या कहा गया है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड, लेवी भी किया स्टेट ने, सॉरी सेंटर ने ही, दैट इज यूनियन ने ही। कलेक्ट भी यूनियन ने किया लेकिन दे दिया स्टेट को, असाइन किसको किया, स्टेट को। ओके फिर से बोलती हूँ, 268 में क्या किया, लेवी किया यूनियन ने, कलेक्ट और अप्रोप्रिएशन किया स्टेट ने। 269 में टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड असाइन्ड टू द स्टेट्स। 270 में डिस्कशन है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, यूनियन ने ही लेवी किया, कलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हुआ, यूनियन और स्टेट में। ओके यहाँ तक क्लियर है। अगेन 268 ड्यूटीज, लेवी किसने किए, यूनियन ने, कलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन स्टेट ने किया। देन 269 में टैक्सेस लेवी और कलेक्ट किए यूनियन ने, लेवी और कलेक्ट किए यूनियन ने, और अप्रोप्रिएट या फिर असाइन किसको कर दिया, स्टेट को दे दिया। 270 में क्या है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय अगेन यूनियन, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हुआ, यूनियन और स्टेट में, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हुआ। नाउ 271 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, इट इज ऑल अबाउट सरचार्ज, कुछ एडिशनल आप टैक्स पे टैक्स लगाओगे, बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ किस पे, सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द पर्पज ऑफ यूनियन, अगेन यूनियन के लिए ही है ये, सरचार्ज बोलकर याद रखना है। नाउ 275 एंड 282 साथ में देखेंगे, कुछ ग्रांट्स रिलेटेड है। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स मतलब मैं बोलूं ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी रहेगा। और ये जो ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पज है ना, दिस इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी, कभी देना है ग्रांट्स तो दो, नहीं देना है तो मत दो। सो 275 टॉक्स अबाउट स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, दैट इज कंपल्सरी वाली चीजें जो करनी ही पड़ेगी फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। 282 में जो ग्रांट्स का डिस्कशन हो रहा है, फॉर एनी पब्लिक रीजन, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके फिर से हम रिवाइज करेंगे एक बार, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आर्टिकल सबसे पहले कौन सा आया था, 246, आर्टिकल 246। 246 में क्या पढ़ा हमने, 246 में 3 लिस्ट पढ़े थे, 3 लिस्ट वेर देयर, कौन से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके और कंकरेंट लिस्ट में अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट जो भी रिजॉल्व होगा, डिस्प्यूट जो भी रिजॉल्व होगा वो कौन करेगा, रिजॉल्व करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, रिजॉल्व करने के लिए वहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है। इंस्टेड, इंस्टेड जो सेंटर बोल रहा है, जो यूनियन बोल रहा है वही प्रीवेल करेगा। ओके वही प्रीवेल करेगा। नाउ नेक्स्ट इज 268, यहाँ पे ड्यूटीज किसने लेवी की है, यूनियन ने, लेकिन कलेक्शन और एप्रोप्रिएशन का काम किया स्टेट ने। नेक्स्ट 269 में टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेवी एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन, कलेक्शन भी खुद ने किया, लेवी भी खुद ने किया, दे दिया स्टेट को, दे दिया स्टेट को। 270 में क्या अगेन, taxes levied and collected by the union and distributed between both, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को कर दिया, यूनियन के पास भी कुछ रखा और स्टेट को भी कुछ दे दिया।
271 is about surcharge. 275 and 282 are about grants. 275 is for statutory grants, compulsory, and 282 is for grants for any public purposes, compulsory नहीं है जो. Next is Article 280. Article 280 talks about finance commission. Institutional mechanism should be there. मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना कि आप कलेक्शन कोई एक करेगा, लेवी कोई दूसरा करेगा और ट्रांसफर किसी और को किया जाएगा, मतलब ये जो भी आर्टिकल डिस्कस किए ना आपने, जैसे कि टैक्सेस या फिर ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन, कलेक्शन किसने किया, स्टेट ने किया, या फिर टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन और दे दिया स्टेट को, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना स्टेट टू सेंटर, सेंटर टू स्टेट, जो भी ये फैसिलिटेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना चाहिए. ये कहाँ पे बोला है, आर्टिकल 280. और इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म में इन्होंने क्या, फाइनेंस कमीशन नाम की एक बॉडी रेडी की है. बेसिकली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी दैट इज एट द सेंटर ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म. जो आपने फिस्कल फेडरलिज्म किया है ना, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट के लेवल बनाए ना, उसके सेंटर पे रहेगा फिस्कल फेडरलिज्म के. कौन रहेगा, तो फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल किन चीजों के लिए, तो पहले तो इवेल्युएट करो कि फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, और रेकमेंड करना है कि शेयरिंग ऑफ टैक्सेस कैसे होगा यूनियन और स्टेट में, शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन देम कैसा रहेगा, ये रेकमेंड करना है. लेइंग डाउन द प्रिंसिपल्स डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टैक्सेस. कुछ प्रिंसिपल्स जो डिसाइड जिस पर से होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा टैक्सेस का बिटवीन द स्टेट्स बोलूंगी मैं. अगेन रिपीटेशन आया है, फॉलोइंग फंक्शंस फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू परफॉर्म. कौन से तो डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, किस चीज का, जो भी टैक्सेस आपके हैं कलेक्शन किए हुए हैं, नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस दोनों में कैसे डिवाइड किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड क्वांटम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट, देन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एनी अदर मैटर. मैं बोलूंगी 3 चीजें करनी है इनको. एक तो स्टेट ऑफ फाइनेंस क्या चल रहा है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, दूसरा कि शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना एक्चुअली स्टेट्स के बीच में, सारे स्टेट्स के बीच में, उसके प्रिंसिपल कि क्या बेसिस पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो जो भी टैक्सेस का प्रोसीड है अमंग द स्टेट्स. नाउ फाइनेंस कमीशन कंसिडर्स इश्यूज रिलेटेड टू वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी. कुछ आया है. अब वर्टिकल मतलब कैसे होता है, दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक दिस. ओके, वर्टिकल मतलब आप क्या कर रहे हो, सेंटर से नीचे स्टेट को कितना शेयर दिया जाएगा, डिसाइडिंग अबाउट द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंटर. सेंटर से स्टेट को कितना शेयर दिया जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट वर्टिकल इक्विटी. हॉरिजॉन्टल में क्या है, अभी शेयर तो डिसाइड हो गया कि स्टेट को देना है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि कितना परसेंटेज, कुछ 41% नाम का आया है पॉइंट, ओके आएगा. सो उतना दे दिया 41% सेंटर ने दे दिया स्टेट को. अब बहुत सारे स्टेट्स है ना, उनमें जो एलोकेशन होगा ना दैट इज गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल इक्विटी. सेम लेवल पे है ना सारे स्टेट्स सेम लेवल पे रहेंगे, उनके बीच में जो एलोकेशन होगा सेंट्रल रेवेन्यू का उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विटी. आई होप वर्टिकल इक्विटी और हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्लियर है. फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, ओवरऑल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना आ रहा है यूनियन का, उसको नेट ऑफ करेगा, नेट ऑफ फ्रॉम व्हाट, सेसेस, सरचार्जेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू हटाकर, टू अराइव एट नेट डिविजिबल पूल. नेट डिविजिबल पूल, डिविजिबल पूल नाउ कंसिस्ट ऑफ ऑल द टैक्सेस ऑफ द यूनियन. सारे यूनियन के टैक्सेस रहेंगे उसमें, और फिर कमीशन क्या करेगा, फाइनेंस कमीशन जो है ना इट इज गोइंग टू डिसाइड कि कितना परसेंटेज नेट डिविजिबल पूल का हम स्टेट को असाइन करेंगे. कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस कमीशन. और ये अमेंडमेंट कब आया है, इन ईयर 2000. ओके मतलब जो भी परसेंटेज मैंने अभी 41% बोला ना ऊपर की सेंटर से स्टेट को जाएगा फ्रॉम द नेट प्रोसीड्स, या फिर मैं बोलूँ नेट डिविजिबल पूल का, ये कौन रेकमेंड करता है, तो फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है. 15th फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, क्वेश्चन आ सकता है. 15th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ 27 नवंबर 2017. और एक कुछ चीज हुई थी 2017 में, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. कब हुआ, 1 जुलाई 2017. 2017 में 2 चीजें, जीएसटी एंड 15th फाइनेंस कमीशन. जीएसटी आया 1 जुलाई
2017 एंड 15th फाइनेंस कमीशन कब आया? 27 नवंबर 2017। ओके, सो शेयर ऑफ स्टेट, स्टेट का कितना शेयर रहेगा सेंट्रल टैक्सेस में? ईयर 21 टू 26 के लिए 41%, जो मैं अभी बोल रही थी आपको, जो आप वर्टिकल इक्विटी करोगे, सेंटर टू स्टेट देने वाले हो ना, सेंटर टू स्टेट जाएगा ना, ये कितना शेयर जाएगा? तो 41% का, जो 2021 में भी सेम था, 2021 21 टू 26 में भी सेम है। 14th फाइनेंस कमीशन जब था ना 2015 से लेकर 20 तक, इट वाज 42%। फिर 1% का गैप क्यों है मैम? अभी कम क्यों है? तो अभी कम क्यों है? तो एडजस्टमेंट ऑफ 1% इज टू प्रोवाइड फॉर न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनके लिए एडजस्टमेंट है ये, इसलिए 42 का हो गया 41, 1% जा रहा है दो यूनियन टेरिटरीज को, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्राइटेरिया, कि अब ना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हॉरिजॉन्टली अब सारे स्टेट को बांटना है। सारे स्टेट को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त क्या क्राइटेरिया रहेगा? किस स्टेट को ज्यादा, किस स्टेट को कम, कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर द पीरियड जो क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है सेम है 2020-21 और 2021 टू 26 के लिए। पहला पॉइंट है इनकम डिस्टेंस, दूसरा एरिया, तीसरा पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। मैं बोलूंगी रट्टा करना है ये वाले पॉइंट। क्या क्राइटेरिया? पहले तो इनकम डिस्टेंस देख लो, एरिया देखो, देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन याद आते ही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बोलना है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, ये क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017। ओके, मेजोरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसम हो गए हैं। स्टेट लेवी करता है एसजीएसटी, सीजीएसटी यूनियन लेवी करेगा, आईजीएसटी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड एस, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कब अप्लाई होगा? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और दूसरा केस क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस हो तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट इक्वल रहेगा। अब नेक्स्ट ये परसेंटेज याद रखने हैं, जीएसटी अकाउंट फॉर 35% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आता है उसमें से 35% इज फ्रॉम जीएसटी, और जो भी स्टेट्स है ना उनका जो भी 44% है ना, स्टेट का 44% टैक्स रेवेन्यू जो है वो जीएसटी से आ रहा है। ओके, सेंटर का जो भी है यूनियन का 35%, स्टेट का 44% यूनियन सॉरी जीएसटी से आ रहा है। देन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है मई 2022 का कि यूनियन और स्टेट दोनों को इक्वल साइमल्टेनियस यूनिक पावर्स है टू मेक लॉज ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, बोथ हैव इक्वल साइमल्टेनियस यूनिक पावर, स्टेट एंड यूनियन बोथ, टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। कब आया वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का? मई 2022। अब जब जीएसटी आया था ना, ये जीएसटी जो है ना कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। पहले क्या प्रिवेल करता था जीएसटी के पहले? प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जो है ना उनका ऐसे हो गया कि हमारा तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, पहले तो प्रोडक्शन बेस्ड था तो हमारा टैक्स कलेक्शन होता था, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इस वजह से ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी उनका जो भी टैक्स का मतलब लॉस ऑफ रेवेन्यू जो हो रहा है ना ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, उसके लिए उनको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करने का डिसाइड हुआ था फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। और क्या किया? मतलब कॉम्पेंसेशन कहाँ से दिया? सेस लेवी किया गया कुछ लग्जरी गुड्स पे, डीमेरिट गुड्स पे, और जो भी पैसा उससे इकट्ठा हुआ वो कॉम्पेंसेशन बोलकर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को दिया गया। एक्चुअली ये जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन था 5 ईयर के लिए डिसाइड हुआ था, लेकिन एक्सटेंड किया गया बियॉन्ड 5 years ड्यू टू पैंडेमिक, जो भी आपका कोविड था उसके वजह से। तो इसमें क्वेश्चन किस पे आ सकता है? टॉप 5 जीएसटी कॉम्पेंसेशन रिसीविंग स्टेट्स कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। टॉप 5 जीएसटी कॉम्पेंसेशन रिसीविंग स्टेट्स कौन से है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। और ये फिगर अगर याद रहता है तो रखो, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी, याद रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। देन एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, नेशनली इंपॉर्टेंट एरिया जो है ना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज मैनेजमेंट,
मनी, बैंकिंग, क्रॉस स्टेट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें कौन लुक आफ्टर करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनली इंपॉर्टेंट एरियाज है, नेशनली इंपॉर्टेंट एरिया। स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और मैं बोलूँ मेजरली सोशल सेक्टर सर्विसेज। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो है ही है, सोशल सेक्टर सर्विसेज मतलब हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस प्रोटेक्शन, स्टेट रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन आ सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल सेक्टर सर्विसेज? then you have to say state government is responsible for social sector services। या फिर डिफेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। ये कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत को ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सी यहाँ पे सोशल सेक्टर सर्विसेज बोला है, यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लोकल रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। then both central and state government responsible for the items provided in the concurrent list, जो हमने आर्टिकल 246 में पढ़े थे, कंकरेंट लिस्ट पढ़ी थी ना वहां पे। ओके, नाउ आर्टिकल 292 एंड 293 साथ में पढ़ेंगे। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट 292, और यहाँ पे रहेगा बोरोइंग बाय द स्टेट। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टेट की बात चल रही है। ओके, उनको जो भी लिमिट फिक्स करके दिया है पार्लियामेंट ने, उतने ही लिमिट तक बोरो कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेचर रहेगा, और यहाँ पे पार्लियामेंट रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। और सिक्योरिटी क्या दोगे? कंसोलिडेटेड फंड, सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट विद इन सच a लिमिट। सेंटर में गिव लोन टू द स्टेट विद इन द लिमिट फिक्स्ड अंडर द आर्टिकल 292। आप बोलोगे मैम 292 में तो कौन लोन ले रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ले रहा है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है लोन स्टेट को। लिमिट बताई गई है 292 में, लिमिट कहाँ पे बताइए? आर्टिकल 292 में। लोन कहाँ पे दिए जाएंगे? लोन कहाँ पे? बोरोइंग बाय स्टेट 293 में ही आएंगे। गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय द स्टेट। सेंट्रल गारंटी भी प्रोवाइड कर सकता है, जो भी लोन रेज कर रहा है स्टेट, उसके लिए। स्टेट्स नीड टू ऑब्टेन सेंटर्स कंसेंट इन केस स्टेट इज इंडेटेड टू द सेंटर। मुझे बोलो, पहले का लोन है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, नया लेने जाओगे तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता रहेगा ना, फिर से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, दिया है लेकिन। ओके, दिया हुआ है। So Article 292 is about borrowing by the central government, 293 is about borrowing by the state, state लोन ले रहा है। ओके, और यहाँ पे जो बोला है ना, सी लिमिट फिक्स 292 में की गई है कि सेंटर कितना दे सकता है लोन स्टेट को, लेकिन जो स्टेट लोन ले रहा है इट इज गोइंग टू कवर्ड अंडर आर्टिकल 293। ओके, हमारा इस यूनिट का डिस्कशन इतना ही है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।